हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफायर सीरीज़। अब अपने इस सेशन के हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर ना तो चैप्टर वाइज पढ़ने की ज़रूरत है ना तो क्वेश्चन वाइज। बहुत ही काम कंपोज्ड रह के चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। कैसी एनालिसिस? जो हम फील करते हैं एग्जामिनेशन में, वैसी एनालिसिस जब हम पेपर में मॉक टेस्ट लगाने के बाद कम स्कोर लाते हैं तब फील करते हैं। वैसी एनालिसिस जो हमें डाउन ना जाने दे, बूस्ट अप दे। और मैं आज से नेक्स्ट 4-5 डेज आपके साथ यही करने वाला हूँ। पढ़ाऊँगा मैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, लेकिन मेरा बेसिक फोकस होगा आपको वो बताने पे जो मैंने फील किया था ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, ताकि आप उससे बचो। या एज ए ह्यूमन बीइंग आपके साथ वो सिनारियो, वो कंडीशन आ ही जाती है तो उससे कैसे उभरा जाएगा टाइम पे, राइट? तो आज के सेशन में यही चलेंगे। नेक्स्ट 10 to 12-13 मिनट्स आप मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आरसी से रिलेटेड, एलिमिनेशन से रिलेटेड। बस हाँ, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब करें। अच्छा मोटिवेशन मेरे लिए जनरेट हो जाता है। देखो, सबसे पहला क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, यूपीएससी का आरसी नॉलेज से कम, एलिमिनेशन से ज़्यादा निकलता है। ये बात क्या कह दिया? जब मैं रिसर्च कर रहा था डिफरेंट वेबसाइट्स पे, चैट जीपीटी का यूज किया अलग अलग जगहों पे, अपना जो एक्सपीरियंस है वो तो मैंने देखा ही, लेकिन जो क्वेश्चंस के बारे में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बड़े लोगों की राय है उससे मैं भी सहमत करता हूँ, क्योंकि मैं लगाते रहता हूँ क्वेश्चन, डाउट्स आते रहते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर आप करेक्ट आंसर ढूंढो, उससे बेहतर है गलत आंसर ढूंढ के एलिमिनेट कर दो। समझ रहे हैं? और वही मैंने यहाँ पर आपके फर्स्ट पेज पे एलिमिनेशन से ज़्यादा निकलता है। इसका मतलब एलिमिनेशन के पैटर्न को अगर अपन समझ ले बहुत शानदार तरीके से, अच्छे से, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। क्वालिफाई करना बहुत सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल टफ नहीं होगा। जो एक बर्डन बना होता है, प्रेशर होता है, उससे अपन निकल सकते हैं। यस, एंड दैट इज़ वाई टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। सबसे पहले स्लाइड में क्या है, ध्यान से देखिए। मैं ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाता है। पैसेज जब आप रीड कर रहे होते हो तो चूंकि सिविल सर्विसेज का पैसेज बहुत बड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम 150 वर्ड्स तक जाता है, जिसको आप रीड करके वहाँ से क्या डेटा निकालना वो आप समझ लेते हो इजीली। बट उस डेटा के बाद जब ऑप्शन में आते हो तो आपको सारे ऑप्शन से हीरो लग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है यार सारे ही करेक्ट हैं, सब में वही बात तो कही गई, सारे में सच बोला गया है। और वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाके तुक्का लगा देते हैं, कभी भगवान का नाम लेके, कभी अल्लाह का नाम लेके, कभी कुछ करके, कभी अकड़ बकड़ करके। वो नहीं करना होता। ये पेपर आपसे डीप नॉलेज, डीप एनालिसिस की डिमांड करती है। वही मैंने मेंशन किया है, ऑप्शन सब आईएएस ऑफिसर लगने लगते हैं, जबकि बनना आपको होता है। सो लेट्स सी। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना डिफिकल्ट होता है, रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करना इजी होता है। सो गोल्डन रूल आरसी के लिए, एलिमिनेशन गेम। अगर आप एलिमिनेशन समझ जाते हैं तो बड़ा आसान होता है। बट बच्चे, होता क्या है, अब सिविल सर्विसेज का सी सेट है तो एलिमिनेशन भी इतना इजी तो नहीं होगा। एलिमिनेशन कुछ तो आपसे डिमांड करेगा। तो एलिमिनेशन क्या डिमांड करते हैं? कुछ ऐसे वर्ड जो गिवन ऑप्शन को एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंचा देता है। अगर आप वो एक्सट्रीम कंडीशन समझने लगे हो तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? राइट? अब वो एक्सट्रीम वर्ड कौन कौन से हैं जो आपके आंसर को फ्रेम करने में या गिवन ऑप्शन में से एलिमिनेशन में आपका हेल्प करेगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। एंड दीज आर द वर्ड्स जो आपको एलिमिनेशन में आसान करेगा। और इसीलिए ये लेक्चर मैंने बहुत एंड में रखा है, पेपर से 5 दिनों पहले रखा है, ताकि आपके दिमाग में कुछ भी हो तो ये क्लैरिटी मिल जाए आपको। क्या लिखा है? एक्सट्रीम वर्ड्स में ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब किसी भी सिचुएशन को 100% श्योरिटी से एस्टैब्लिश बताने की कंडीशन होता है, जबकि हमें पता है कि नो, ऑलवेज गोइंग बैलेंस्ड, हमेशा बैलेंस्ड में जाना। अच्छा सुनो, मैंने अभी ही यूज़ कर दिया ऑलवेज गोइंग बैलेंस्ड में। इसका मतलब मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ, और ये इम्फेसाइज आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन, नेवर 100% नेगेटिव, उसी का अपोजिट तो नहीं कर सकते। कंप्लीटली 100% श्योर, ओहो हो, ओनली, इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, बट लगातार रेस्ट्रिक्शन है और आपको इससे बचने की ज़रूरत है। तो आप इन सारे कंडीशंस को देखो, एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा आपके लिए।
इंटायरली और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी एक्सट्रीम वर्ड है, इंटायरली का मतलब जो ओनली, ऑल, फुल, एवरी, ईच रहता है उसको करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 5-6 वर्ड जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, कहीं से लिखा है, वो आपके दिमाग में 100% बस जाना चाहिए कि ऑप्शंस में ये सारे वर्ड होंगे, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक्सट्रीम होगा वो ऑप्शन। उस ऑप्शन को करेक्ट नहीं करना है, चाहे अजम्पशन की बात करें, आर्ग्यूमेंट की बात करें, कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, कोर्स ऑफ एक्शन की, कुछ भी बात करें। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो आप इसको नोट डाउन करो। और अब अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या मेंशन है? बहुत छोटा पैसेज है, लिखा है मैंने, टेक्नोलॉजी हैज़ बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज। ऐसा मान लो कि एक बड़ा पैसेज था, कितने का, 150 वर्ड्स का। उस पैसेज को, उसमें गिवन एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद मैंने फाइनली एक कंक्लूजन किया कि टेक्नोलॉजी हैज़ बेनिफिट्स एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। ये हर चीज़ में होता है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा, नुकसान नुकसान। अब क्या हो सकता था कि पैसेज राइटिंग में इसमें मेंशन कर देते हैं एक बच्चे की कंडीशन जो लगातार फ़ोन यूज़ कर रहा है, किस नाम पे, कि मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन। ऑल्दो मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बात उसी की दे रहा हूँ, मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन, और वो इतना ज़्यादा यूज़ करता है फ़ोन का कि उसको वहाँ पे उसकी आँखों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। सो एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्योंकि वो लेक्चर देख रहा है, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर, वैरायटी ऑफ कंटेंट्स, वैरायटी ऑफ टीचर्स आर देयर, लेकिन दूसरी तरफ इस चक्कर में वो ज़्यादा टाइम बिताता है, उसकी आंखों में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ऑनलाइन टीचिंग या टीचिंग को ख़राब नहीं बोला, लेकिन मैंने उसका दूसरा इम्पैक्ट जो फ़ोन यूज़ करने से आ रहा है उसकी बात कह दी। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के जितनी भी रिसोर्सेज और सोर्सेस आपके लाइफ में यूज़ किए जा सकते हैं, सब में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होगा। अब पूछा क्या गया है कि इनमें से किस किस को एलिमिनेट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम वर्ड। तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन रखा है ताकि आपके दिमाग में इस बात को उतार पाऊँ कि आपको क्या करना है। क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी इज़ कम्प्लीटली हार्मफुल। ये बात क्या इस लाइन को सपोर्ट करती है? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे कम्प्लीटली यूज़ कर दिया, 100% करेंगे, नहीं बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। This is something you have to try to eliminate at the time of examination और mock test। ये आपकी हेल्प करेगा। Is it okay? Yes. Next क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी शुड ऑलवेज बी प्रमोटेड। यहाँ पर फिर क्या यूज कर दिया? ऑलवेज। प्रमोशन इज ओके इफ इट इज पॉजिटिव, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूटिलाइजेशन कर रहा हो, आप कर रहे हो, आपका बच्चा कर रहा है, आपकी सोसाइटी कर रहा है, तो उसमें यूज़ को कर्टल डाउन भी करना पड़ेगा। 100% पॉजिटिव 100% अप लेके नहीं जा सकते हम उसको। बात समझ आ रही है आपके? यस, ये भी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्या बोला है? बैलेंस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, और यही वो वर्ड है जो आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन देता है। बैलेंस यूज, आप यूज़ करो फ़ोन, आप यूज़ करो कंप्यूटर, आप यूज़ करो AI, आप यूज़ करो चैट GPT, आप यूज़ करो गाड़ियाँ, लेकिन उसके सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो आपको ये बताती है कि कैसे बैलेंस्ड है। दैट इज़ द करेक्ट वर्ड। टेक्नोलॉजी हैज़ नो इम्पैक्ट, बिल्कुल गलत है। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ाने के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन है। यस इट इज़, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बस ये चाह रहा था आपको ये समझा पाऊँ कि एक्चुअल में होता क्या है। राइट, चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है? नैरो ऑप्शंस। क्या होता है नैरो ऑप्शंस? उसको समझना पड़ेगा। पैसेज पूरे फॉरेस्ट के बारे में दिया गया है, ऑप्शन सिर्फ एक ट्री की बात कर रहा है। जस्ट टेक इट इज एन एग्जाम्पल। मैंने एक पैसेज में बात कर दी इन्वायरमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, वार्मिंग के बारे में, लेकिन कंक्लूजन में उसमें सपोज करो मैंने वार्मिंग के बारे में बात की, कंक्लूजन में पर्टिकुलर एनिमल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो बात कह रहा है, कंक्लूजन में उससे रिलेटेड ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा है, कंक्लूजन में ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा है। तो जब स्टेटमेंट में बात ओवरऑल और एक बड़ा पैरामीटर के लिए कही गई है, तो कंक्लूजन में भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बात करी गांव की और आप बात कर रहे हो उस गांव के एक पर्सन की जो बेवकूफ़ है या जो बहुत शानदार है। क्यों? आप बोलोगे यार ये वाला गांव का जो है ना ओवरऑल कंडीशन ठीक नहीं है, एजुकेशन में परसेंटेज बहुत कम लग रहा है मुझे, 40% एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे। नहीं नहीं भैया, उस गांव में एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम, और वो पर्सन 98% लेके आया है, इज़ वेल एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। यस इट इज़, बट मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो कंक्लूड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए नैरो डाउन नहीं करना है, जिस लेवल पर जिस ओपननेस के साथ स्टेटमेंट दिया गया है उसी लेवल पर उसी ओपननेस के साथ कंक्लूजन भी होगा आपका। क्या लिखा है एग्जाम्पल में? एजुकेशन नीड क्रिएटिविटी
एसेसिबिलिटी एंड टीचर ट्रेनिंग। ये एक बड़े पैसेज का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने निकाला आपको समझाने के लिए। क्या मेंशन है, क्या नीड करता है? क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स इट शुड बी देयर। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता रहूँ, एक ही काम कराता रहूँ, बोर फील करने लगो, छोड़ दोगे, खत्म हो जाएगा। नो, इट नीड्स क्रिएटिविटी। एसेसिबिलिटी मतलब एसेस तो हो, मैं सुनो, मैं फैसिलिटी इतनी सारी मेंशन कर दूं जिसका जवाब नहीं, लेकिन उसका यूज ही आप नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि एसेस नहीं है पर्टिकुलर चीज़ का, कहाँ हो पाएगा? एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यहाँ पर टीचर लिखा है, इन एवरी फील्ड इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ऑप्शन ए मैंने यहाँ पर बोला क्रिएटिविटी इज इम्पॉर्टेंट। भाई यहाँ पर क्रिएटिविटी, एसेसिबिलिटी एंड टीचर ट्रेनिंग सब की बात की है, आप नैरो डाउन क्यों कर रहे हो? आपने नैरो डाउन कर दिया, मैं इसको गलत कर दूंगा। समझ आ गई मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? यस, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, दिस वन। यूपीएससी को आपका यूट्यूब शॉर्ट नॉलेज नहीं चाहिए। इसमें क्या कोशिश की है इस एग्जाम्पल के थ्रू? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, शॉर्ट्स के थ्रू बहुत कम टाइम का। नो, इट्स लाइक अ बिग वीडियो, इट्स लाइक अ डिटेल नॉलेज। अगर आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप आंसर कर पाओगे। दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली पैसेज मैटर्स। अब क्या है, सुनो, कई बार पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, हम पता नहीं इस वाइड लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं कि हम उस पैसेज के बाहर चले जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, बात शुरू होती है पॉलिटिक्स पे, लोग उसमें रिलीजियस घुसे उड़ देते हैं, पता नहीं कहाँ कौन सा एंगल ट्रायंगल लेना शुरू कर देते हैं। यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट। बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। चलते हैं पैसेज पे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आप कितना समझ पाए, मैं कितना समझा पाया। इसमें क्या लिखा है? The use of artificial intelligence in workplace has increased. That is correct. Rapidly, ये भी correct है. Recent years, yes, companies use AI to improve efficiency, reduce repetition, task and analyze large amount of data. ये सारी बातें सही की, क्योंकि AI में अपन यूज कर रहे हैं आजकल। क्या करते हैं? एफिशिएंसी मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। रिपीटेटिव टास्क एआई बहुत जल्दी शानदार तरीके से कर देगा। एंड एनालाइज लाइट अमाउंट ऑफ डेटा, हमें जिसको रीड करने में घंटों लग जाता है, यू मिनट्स में कर देता है, सेकेंडों में। नाउ हाउएवर कंसर्न रिमेन्स रिगार्डिंग जॉब डिस्प्लेसमेंट। बड़ी बात कह दी। लेकिन समझो 10 लोग जिस काम को 10 दिनों में कर रहे थे, अगर उसी काम को अब वो 1% सिर्फ एआई चला के कर देगा एक दिन में, तो ऑफकोर्स भाई जॉब का तो कंसर्न होगा ही ना। हाउ वे कंसर्न रिमेन रिगार्डिंग जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड एथिकल यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज द मेजर कंसर्न। जॉब की भी बात की गई और पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी एथिकल यूज। एथिकल आप समझ रहे हो, जो आई मीन गवर्नमेंट की नज़र में अच्छा हो, रूल रेगुलेशन पे वैलिड हो, अदरवाइज। While some experts believe AI can create new opportunities, that is also correct. लोग कमा रहे हैं. Others argue that rapid automation may affect employment stability. That is also correct. 100% श्योर है, जॉब की स्टेबिलिटी की बात तो है ही वहाँ पर। नाउ गवर्नमेंट्स and organizations are now focusing on policies that balance technological innovation with workforce protection. अगर ऐसा हो जाए, जो प्राइवेट कंपनी में वर्क करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर न केवल एआई का फ़ायदा दिखाया गया है, बल्कि जैसे ही वर्ड हाउएवर यूज़ कर दिया गया, क्रिटिकल एग्जामिन कर दिया, उसमें क्या सुधार होने चाहिए, क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ये भी दिखा दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब इसको सॉल्व करते टाइम एक चीज़ दिमाग में रखना, नैरो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? AI will eliminate all jobs in the future. No, all jobs. Extreme. क्रिएट कर रहा है जॉब, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है, एआई क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी, कैसा खत्म कर देगा? एआई शुड बी कंप्लीटली बैन। नो, ये फायदा पहुंचा रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा, नहीं कर सकते। बैलेंस पॉलिसीज आर नीड टू मैनेज एआई इम्पैक्ट। मैं जानबूझ के वैसे वर्ड्स मेंशन किए ताकि आप खुद से अच्छा करेक्ट वे में आंसर ढूंढ पाओ, बहुत मुश्किल ना हो। टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल, दैट इज करेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो नैरो ऑप्शंस बता रहा था, एक्सट्रीम ऑप्शंस बता रहा था, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और बहुत इजी एग्जांपल लिया है, बहुत इजी पैसेज लिया है, ताकि आपके दिमाग में उतार पाऊँ उस चीज़ को, और इसका यूज़ करके PYQ सॉल्व करिए, CSET के, RC का, ये इम्प्लीमेंट करिए उसको वहाँ पर। मुझे पूरा भरोसा है आपको फ़ायदा मिलेगा इसका, राइट।
और अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिलता हो, आपको ऐसा लगता हो कि 1 इंच आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।